तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखी थी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। आज हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा और फोकस हो जाए कि सारी सभ्यताएं जो है वहाँ पे मैंने बेसिकली 6 साइट्स के ऊपर आपको फोकस कराया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सारी चीज़ों को कवर करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस नहीं बना पाते पढ़ने के बाद तो आपका पढ़ना बेकार हो गया। बिकॉज आपको जहाँ पे जाना है, जहाँ पे एग्जाम देना, वहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो एमसीक्यूज के अंदर निकल के आएगा। जो आउटपुट है वो आपको एमसीक्यूज के अंदर निकाल के लेना है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि देखिए, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अलग अलग अवधियां दी हुई है। तो सिंधु सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। अब एच हैरास के अनुसार जो नक्षत्रीय हदार है वो क्या है, 6000 ईसा पूर्व बताते हैं। ठीक है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताया। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750। अनर्स्ट मैके जो है उन्होंने 2800 से 2500 बताया। मार्टिमर व्हीलर है, उनके अनुसार 2500 से 1500 बताया। और रेडियो कार्बन पद्धति है, रेडियो कार्बन पद्धति के दौरान हमें ये पता चला कि ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की हो सकती है। हम तो बेसिकली डेटा के ऊपर चल के चलते हैं, तो यहाँ पे रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार ही आपको ज़्यादातर याद रखना है, बिकॉज इसी के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी बताने में कुछ भी बताया जा सकता है। तो 2350 से 1750 हम मान के चलते हैं। ठीक है। अब हम बात करें तो मुख्य स्थलों की मैंने बात कर ली थी, फिर भी एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं हम कि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई। राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है सिंधी में वो क्या होता है, मर्तकों का टीला होता है। और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ भी बसा हुआ है, नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और ये यानी जो पाकिस्तान के अंदर है, लड़काना जिले में मौजूद है। ठीक है। अब प्राप्त साक्ष्य क्या है, अब इंपॉर्टेंट तो यही होते हैं कि प्राप्त जो साक्ष्य हैं, जो हमें चीजें प्रमाण जो मिला है वो याद हो। तो मोहनजोदड़ो के अंदर एक तो सूती कपड़े के अंश मिले, सूती कपड़े के अंश। एक महास्नानागार है, पुरोहितों के आवास है, सभागार है, कांसे से बनी नर्तकी की नगन मूर्ति है, तांबे का ढेर है, पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है, घोड़े के दांत मिले हैं, सलखेड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि चीजें आपको यहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है कालीबंगा। तो कालीबंगा के अंदर कालीबंगा की जो खुदाई है, जो साइट जो थी, उनकी जो खुदाई है वो 1953 में की गई और अमलानंद घोष द्वारा तथा बी के थापर द्वारा 1960 में करवाई गई। ठीक है। यानी जो अमलानंद घोष है उन्होंने 1953 में, और जो बी के घोष है, बी के थापर जो है उन्होंने 1960 में करवाई। अब बंगा का जो अर्थ है, यानी बंगा यानी चूड़ियां, काली यानी काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। यह स्थल गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बेसिकली ये गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में ही है। हनुमानगढ़ जिला जो है, वहाँ पे पीलीबंगा तहसील बन है। वहाँ से 5 किलोमीटर आपके क्या है, कालीबंगा है। प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें मिले हैं। यानी यहाँ पे जो अलंकृत ईंटों का मतलब है जो ईंटें हैं उनके ऊपर साइन वगैरह वो चीज़ें बनी हुई है। बेलनाकार मोहरें मिली है, जो मोसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उसके अंदर मिली है, वैसी की वैसी। खेती के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत, जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नजदीक नजदीक पर चने की फसल बोई जाती थी। लकड़ी के बने पाइप आदि भी मिले। अब बात करते हैं हड़प्पा की। तो इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी एवं उसके सहायक जो थे माधो स्वरूप वत्स द्वारा करवाई गई। यह पंजाब के मांट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। अब ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में, फिलहाल की बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर। प्राप्त साक्ष्य क्या है, मुहरे हैं, कब्रिस्तान है, मछुआरे का चित्र है, अंकित बर्तन है, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां भी मिली है, धातु पहने एक मूर्ति मिली है, कांसे का सिक्का मिला है, शंख से बना बैल भी मिला है, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूं प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कतार में बने श्रमिक आवास, यानी यहाँ पे 12 श्रमिक आवास थे। ठीक है।
12 श्रमिक आवास हड़प्पा के अंदर, याद रखना इस फैक्ट को। अब चूहोदड़ों की बात करें तो उसकी जो खोज है 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई, और मैके जो है इन्होंने 1935 में इसको आगे बढ़ाया। यह स्थल भी कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर। प्राप्त लक्ष्य की बात करें तो वक्राकार ईंटें मिली हैं, यहाँ एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, यानी आप वक्र कैसे, ऐसी ईंटें मिली हैं, ठीक है, वक्राकार ईंटें। अब यहाँ पे ईंटें प्राप्त हुई है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था, मनके का कारखाना है, चूहदड़ों में मिली हैं ये सारी चीजें। बनवाली की बात करें तो इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट ने द्वारा की गई। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में है। बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा के हिसार जिले में। प्राप्त साक्ष्य है कि तांबे का बना अवड़ा व कुल्हाड़ी मिली है, हल्की आकृति का खिलौना मिला है, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जो और सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि आपको प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल गुजरात के अंदर है और लोथल को 1957 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। अब यहाँ पे जो मिलने वाली चीजें हैं, जो साक्ष्य हैं, वो क्या है, अग्नि वेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मोहर जो है आपकी, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मूर्ण मूर्ति, मम्मी की आकृति, चक्की अनाज पीसने के लिए, तलाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि मिले हैं। अब बात करते हैं आलमगीरपुर। तो इसकी खुदाई 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है। कहाँ पे है, मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर, आलमगीरपुर, ठीक है। रोपड़, इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा ही करवाई गई, और यह स्थल कहाँ पे है, पंजाब में है, और ये कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे। कहाँ पे, सतलज नदी पे। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की कब्र एक जगह मिली है, ठीक है, आदमी और कुत्ते एक जगह मिले हैं, ठीक है। इस चीज का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं सूरकोट का। यहाँ पे सूर है नाम, मिस प्रिंटिंग सा लग रहा है ना यहाँ पे हिंदी के अंदर, सूरकोट का। इसकी खुदाई 1964 में जगपति जोशी द्वारा कराई। यह स्थल गुजरात के कच्छ नामक जगह पर है। इसमें प्राप्त साक्ष्य क्या है, घोड़े की हड्डियां, अनूठी प्रकार की कब्रगाह, ठीक है। सूत कांगेडोर, इसकी खुदाई 1927 में ओरल स्टाइन द्वारा करवाई गई। यह बलूचिस्तान में दासक नदी के तट पर स्थित है। और साक्ष्य क्या है, मिट्टी की बनी चूड़ियां हैं, राख से भरे बर्तन हैं, तांबे की गुलाड़ी है, मनुष्य की हड्डियां भी यहाँ पे प्राप्त हुई। अब बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा, इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी द्वारा कराई गई, परंतु इसकी व्यापक जो खुदवाई है वो रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मनहार एवं मनसार नदी के बीच में स्थित है। यह ऐसा नगर है जो 3 भागों में बंटा था, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला नगर। प्राप्त साक्ष्य क्या है, दुर्ग भाग, दुर्ग दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच क्या भव्य इमारतों के अवशेष है, और चारों ओर दर्शक के बैठने की जगह भी है, सीढ़ीनुमा संरचना और सूचना पट भी है, विभिन्न प्रकार के जलाशय भी मिले हैं। अब बात करते हैं राखी गढ़ी। इसकी खुदाई जो है 1997 में 1997 में अमरिंदर नाथ द्वारा करवाई गई है, और यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती और दुहद्वैती नदी के पास स्थित है। धोलावीरा के बाद राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का क्या है, सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है। कोट जी, इसकी खुदाई 1955 में FA खान द्वारा करवाई गई। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। इसमें साक्ष्य जो मिले हैं वो क्या है कि सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग के साक्ष्य और 12 सिंगा का भी नमूना मिला। अलाहादीनो, इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई। यह स्थल सिंधु नदी के और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। कुणाल, कुणाल की बात करें तो ये हरियाणा में स्थित है, और प्राप्त साक्ष्य 2 मुकुट प्राप्त हुए। कुणाल यह हरियाणा में स्थित है, इससे चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए। अली मुरीद की बात करें तो ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पीतल कांस्य की बनी लकड़ी और बैल की छोटी मर्ण मूर्ति मिली हुई है। रंगपुर की बात करें तो 1953 में रंगनाथ राव द्वारा खुदाई करवाई गई, और कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी वहां पे मिली। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा अर्चना कैसे हुआ करती थी, उस चीज में बात करते हैं। तो सिंधु इस सभ्यता के जो लोग थे
शिव की पूजा किरात यानी शिकारी, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में करते थे। क्या है कि शिव की पूजा तो करते थे, उसके रूप क्या थे? शिकारी, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के रूप में करते थे। माता देवी की बात करें तो देवी के साम्य एवं रौद्र रूप की पूजा हुआ करती थी। पृथ्वी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है। प्रजनन शक्ति लिंग की पूजा, वृक्ष, पीपल, प्रजनन शक्ति लिंग की भी पूजा हुआ करती थी। वृक्ष की बात करें तो पीपल और बबूल की। पशु की बात करें तो कुबड़ वाला सांड और वर्षक की, और नाग और अग्नि की पूजा भी करते थे। इतने सारे लोगों की पूजा करते थे। तो इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा किसके रूप में करते हैं? कि किरात, शिकारी के रूप में, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के रूप में। फिर माता देवी की बात करें तो एक तो सौम्य रूप यानी सहज भाव में, और एक रुद्र रूप यानी गुस्से वाली रूप में भी पूजा करते थे। पृथ्वी की एक पूजा की साक्ष्य मिला है कि उसमें क्या है, एक गमले से जो गर्भ में है उससे पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि स्वरूप है कि यहाँ पे पृथ्वी की पूजा हुआ करती। और प्रजनन शक्ति यानी लिंग की भी पूजा हुआ करती थी। वृक्ष की बात करें तो पीपल और बबूल की, और पशुओं में कुबड़ वाले सांड और वृषभ की, नाग और अग्नि की भी पूजा करते थे। तो ये इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने। मापतोल की बात करें, मापतोल के क्या साधन थे उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। कि लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना होता था जिसे हम बाट कहते हैं, जैसे वहां पे भी वैसा ही मिला है। मोहनजोदड़ो से सेलकड़ी तथा सीप का बना बाट मिला, यानी अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों के माप तोल के यंत्र मिले, जिसे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं माप तोल के इकाई से परिचित थे। सिंधु सभ्यता की उपयोग की गई धातु, इस सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन और आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्व विदों द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये सबको मैंने पहले ही बता दिया था। परिवहन व्यवस्था कैसी थी? प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा परिवहन के लिए कौन सी चीज यूज की गई? बैलगाड़ी और नाव की। हड़प्पा सुनहरों में कांसे की बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है। बनवाली में सड़कों पर जो बैलगाड़ी है उनके निशान भी मिले हैं, जिसे माना जाता है कि सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, पक्की ईंटें भी मिली है। पक्की ईंटों की नाव तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से प्रमाणित थे। जलमार्ग या नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रमाण नदियों के किनारे बसे जो नगर हैं, लोथल है, रंगपुर है, बालाकोट है, आदि प्रमुख बंदरगाह भी थे। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता का पतन का हम बात करेंगे तो पतन का कुछ क्लियर फिर नहीं है। कोई पतन का एक कारण नहीं है, अलग अलग कारण बताए जाते हैं। पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं, क्योंकि क्योंकि सभ्यता काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए एक कारण या आपदा उसका ह्रास होना संभव नहीं है। अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे भी संभवतः अलग अलग ही कारक हो सकते हैं। सभ्यता में कई मत है। कई पुरातत्ववादी भी ये मानते हैं कि इनका जो स्थान है भयंकर बाढ़ आने के कारण हुआ था, और कुछ विद्वान जो बोलते हैं वो कि भूकंप आने के कारण इनका हुआ था। बेसिकली ये हम बात करें कि यहाँ पे या तो बाढ़ या सूखा आया होगा, दोनों में यही एक मत आपका सहज होता है। क्योंकि बाढ़ आने का तो इसलिए मानते हैं कि सिंधु नदी के आसपास ही ये सारी सभ्यताएं थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वो नदियों के किनारे लगभग बसी हुई। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। आगे हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपके 50 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,